अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शाह नज़ीर चौधरी। नाजरीन, कराची में सैलाब की जो सूरत हाल है वो सारी दुनिया जान रही है। पाकिस्तान का हर शख्स तशवीश में मुब्तला है कि कराची जैसा रोशनियों का शहर बारिशों के बाद सैलाब की नज़र कैसे हो गया। ना गरीबों की बस्तियां बची, ना अमीरों के घर, हर जगह पर पानी ही पानी, और ऐसा लगता है जैसे हम पेरिस के अंदर आ गए हैं, जहां घर से बाहर निकले तो नहरें और समंदर जो है आपका मुंतजर होता है। कराची में कुछ ऐसे ही मनाजर आपको नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान में जगह जगह पेरिस बनाने वालों के दावे क्या हुए और हकीकत में यूरोप की दुनिया कैसी है, अरब की दुनिया कैसी है। वहां रहने वाले पाकिस्तानी हमें ये बताएंगे। वहां बारिशें होती हैं, तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, लेकिन उनका मुकाबला कैसे किया जाता है, कैसे बचाया जाता है अपनी पूरी कौम को, और कैसे उनका उन हालात में से निकाला जाता है। हमारे साथ इस वक्त स्वीडन से, बहरीन से, बरतानिया से, जर्मनी से, हमारे बहुत सारे दुबई से भी दोस्त मौजूद हैं जो हमें इस सूरत हाल से आगाह करेंगे और बताएंगे कि उन ममालिक के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम सऊदीया से इंजीनियर शफीक साहब से पूछेंगे, चूंकि वो इंजीनियर भी है, उनको ज्यादा इस बात का इल्म है कि अगर इस तरह के सैलाब की सूरत हाल हो तो शहरों को बचाने का पहले से इंतजाम क्या होता है, अच्छी हुकूमतें, अच्छे हुक्मरान क्या करते हैं, जो फाल इदारे होते हैं वो अपनी कौम को बचाने के लिए, उनकी इमारतों को बचाने के लिए, उनको बेघर होने से बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं। जी शफीक साहब बताइएगा, ये कराची की जो सूरत हाल है आपके सामने है, बेहद तशवीशनाक है। सैलाब के पानी ने किसी को नहीं छोड़ा। शहरों के अंदर सड़कों पर इस वक्त जो है कश्तियां चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि इस अहम मौजू पे आपने गुफ्तगू के लिए मुझे हुक्म दिया। ये सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक है और ये सारा कुछ जो है ये एक 70 साला प्लानिंग पे मुहित है, मिस प्लानिंग पे और मिस मैनेजमेंट पे। मैंने 2 मुल्कों का, तीनों का जो सर्वे किया, स्टडी किया, पाकिस्तान, मलेशिया और सऊदी अरेबिया, जहां मैंने ज्यादा वक्त गुजारा। और मलेशिया में रोजाना बारिश होती है और 5 महीने तो मुसलसल बारिश रहती। उनका ड्रेनेज सिस्टम और स्लोपिंग सिस्टम और उनका जो फोरकास्ट रेनफॉल का वो सारा जो है वो रिकॉर्डेड है और अवाम को और शहरी हुकूमतों को मतला किया जाता है। पहले तो ये है कि हमारे पास कराची में शहरी हुकूमत ही नहीं है, लिहाजा वो किसको कहेंगे अगर वो इतला भी देना चाहें। सऊदी अरेबिया में एक जमाने में बड़े सैलाब आते थे, बारिशें भी होती थी। यहाँ क्योंकि बारिशें कम होती हैं, लेकिन बहुत सारी जगह हैं जहाँ बारिशें होती हैं। लेकिन इन्होंने ड्रेनेज और इसके बाद जो नेचुरल वाटर फ्लोज हैं, पहाड़ों से पानी आना या बरसाती नालों का, उनका मुकम्मल सर्वे करके और उनके कंटूर्स बना के नेचुरल वाटरवेज जो हैं उनको डेवलप किया। ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई वाटरवेज बना दिए। जहां से कुदरती तौर पर हजारों सैकड़ों सालों से पानी जा रहा है, उन्हीं रास्तों को उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने स्टोरेज एरियाज बनाए और डैम्स बनाए। अब पाकिस्तान का, चूंकि मेरा हमेशा से ताल्लुक इरिगेशन सिस्टम से रहा है, पाकिस्तान जो है ये 145 मिलियन एकड़ फुट पानी रिसीव करता है हर साल, जिसमें से हम लोग जो हमारी जरूरत है 40 मिलियन। 29 से ज्यादा फ्लड वाटर जो है हम सी में भेज देते हैं और 13 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारा पानी हम जाय कर देते हैं। हम हर साल 22 बिलियन यूएस डॉलर का पानी जाय करते हैं हर साल। अब स्टोरेज कैपेसिटी जो है पाकिस्तान की 30 दिन की है, हिंदुस्तान की 190 दिन की है और अमेरिका की 900 दिन की है। अब ये पानी जो है ये कहां से आता है? ये ग्लेशियर से, और इनका कंट्रोल जो है वो अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के पास है। लेकिन 8 मुल्कों की इन पानियों में शराकतदारी है, जिसमें नेपाल है, बांग्लादेश। लेकिन शफीक साहब, ये पानी जो है ये तो बारिशों का पानी है, वो तो सैलाब की दूसरी सूरत में आएगा ना। अभी तो ये शहरों का जो बारिश का पानी है उसने कराची को डुबोया है। हम तो इस पर बात करें कि शहर का अंदर निजाम कैसा होना चाहिए कि वो पानी जो है जितने चाहे बारिश हो जाए और पानी उसके शहरों के अंदर ना
ठहरे। आपने मलेशिया की मिसाल दी, दूसरे मुल्कों की मिसाल दी। हम यही जानना चाहते हैं कि दूसरे मुल्कों के अंदर बारिशों का जब पानी जो सैलाबी सूरत हाल पैदा कर देता है, उससे कैसे निपटा जाता है? सबसे बड़ी बात जो है ड्रेनेज सिस्टम और नाले, हमारा सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। और जितना भी अरबों रुपए का जो बजट है, वो आप यकीन करें कि हमें और आपको और पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो कहां जा रहा है। वो यानी बिल्कुल करप्शन की वजह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि करप्शन की वजह से जो तामीराती काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, चूंकि वहां बल्दियाती निजाम भी मौजूद नहीं है। अब मजीद हम थोड़ा सा जर्मनी के बारे में जानना चाहेंगे कि मुबीन साहब आप हमें बताइए कि जर्मनी में अगर ऐसी सूरत हाल हो तो क्या किया जाता है? क्या शहर डूब जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम नाजरीन उर्दू पॉइंट के देखने वाले सुनने वालों को मैं सलाम अर्ज करूंगा। दूसरी बात, शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ भी जिस तरह शफीक अहमद साहब ने अर्ज किया, मलेशिया में, जर्मनी में साल के तकरीबन सारा ही वक्त बारिश हो रही होती है, गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन बारिश होती है। बारिश के बाद जिंदगी का पूरा निजाम रवा दवा होता है, रोड पे पानी खड़ा ही नहीं होता। सैलाब की सूरत तो उस वक्त होगी जब पानी जमा होना शुरू होगा। जिस तरह उन्होंने अर्ज किया कि ड्रेनेज होनी चाहिए, ड्रेनेज के साथ फिर नाले होने चाहिए। तो अब दूसरी बात, मैं शफीक भाई की बात को सेकंड करूंगा। कराची की अगर हम मिसाल लें, कराची में लियारी नदी मौजूद है, मलीर नदी मौजूद है, और तमाम ड्रेनेज और गंदा पानी भी उस लियारी और मलीर नदी में जाया करता था। लेकिन पिछले 10-15 सालों में जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुई है, अव्वल तो अगर आप हमारे नाजरीन को याद हो, 2008-9 के बाद बल्दियाती सिस्टम ही एक जमूत का शिकार हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, मेयर चले गए। अभी भी जो मेयर हैं वो इख्तियारात का रोना रोते रहते हैं, ठीक है ना, कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है। जो सिंध गवर्नमेंट है वो मकसद बॉल एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में डाली जा रही होती है, काम करने को कोई तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं, वो कहते हैं हमारे पास ये नहीं, और काम नहीं हो रहा। नालों की सफाई नहीं हुई। पिछले साल भी मुझे याद है मेयर साहब ने कहा था जनाब कि कराची के नालों की सफाई असल जरूरी है, अगर बारिश हुई तो ये शहर डूब जाएगा। किसी के कान पे जू नहीं रही, ना उन्होंने खुद किया ना किसी और ने इस बारे में कोऑर्डिनेट किया। यहाँ की अगर हम मिसाल लें, यहाँ अव्वल तो पानी रुकता ही नहीं है। सड़क बनाई जाती है तो उसमें पहले ये प्लानिंग में होता है कि बारिश होगी तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा, निकासी कहाँ होगी, ठीक है ना। तो एक चीज पूरे थ्रू प्रॉपर चैनल चल रही है, सिस्टमेटिकली चल रही है, वो सिस्टम ही वहां मौजूद नहीं है। और अब अल्लाह का करना कि बारिश हुई है और इस जोरों से हुई है कि जिस तरह आपने कहा कि पेरिस या वीनस का मंजर पेश कर रहा है, गाड़ियों की जगह कश्तियों की जरूरत पड़ गई है। बिल्कुल, आपने जो बातें बताई हैं यही बातें अब मुनीर खान साहब से बात करेंगे। दुबई में पीपल्स पार्टी के गल्फ के सदर हैं, बल्कि कराची में तो हुकूमत भी इन्हीं की पार्टी की है। जी मियां साहब, आप बताएं जरा, ये तो पॉलिटिकल फेलियर की बात कर रहे हैं कि करप्शन और पॉलिटिकल फेलियर की बात की जा रही है कराची में। ये जो सैलाब की जो हालत जार है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि सियासी और जमहूरी और इंतजामी जो फैसले हैं पीपल्स पार्टी के हाथ में हैं, लेकिन वो नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से पहली बार कराची में ऐसी बदतरीन सूरत हाल पैदा हुई है। आप क्या कहते हैं? जी थैंक यू शाहिद साहब। सबसे पहले तो मैं उर्दू पॉइंट के जितने भी नाजरीन हैं और आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का, कि आपने सहम इशू पर आज जो बात की। मैं समझता हूँ कि कराची हो या पाकिस्तान पूरे में या दुनिया भर में, जब भी कोई चीज ज्यादा जब भी बारिश होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं बल्कि बात करूंगा कि दुबई में मैं हूँ, यूएई के अंदर बेहतरीन इंतजाम हैं, लेकिन कई दफा ऐसा हुआ यहाँ पर बारिश होती नहीं है, बहुत कम होती है, लेकिन जब कभी बारिश होती है तो 2-2 दिन पानी खड़ा हो जाता है दुबई के अंदर भी। कराची में जो है ना, कोई शक नहीं है इसमें कि जो हालात जो है खराब है, जो बारिश की वजह से पानी जमा है। लेकिन जो मैं पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूँ, जिस तरह वहां पर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह जो है काम कर रहा है और नालों की सफाई जिस तरह करवाई गई है और सारे इंतजाम में, वो खुद बारिश के अंदर रात को भी मैं देख रहा था कि लेट नाइट भी वो बारिश में आधा खुद भी डूबा हो रहा था और डूब रहा था, इंतजाम करवा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स कोशिश करता है
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز لاہور میں ہوتی ہے، ابھی ایک ہفتہ پہلے لاہور میں بارش ہوئی، وہاں پر بھی ڈیفینس اور جوہر ٹاؤن اور بے شمار لاہور کا پورا علاقہ اس طرح جیسے نہریں کو چل رہی ہیں. لیکن ہم لوگ پولیٹیکلی ایک دوسرے کو جو الزامات دینے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ انتظامات کو بہتر کیا جائے. میں ایک دو چیزوں پہ بات کروں گا شاہد صاحب. میاں صاحب پہلے ایک بات دنیا میں آج انڈر گراؤنڈ ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ سب جب بھی بارش ہوتی ہے تو بجلی بھی بند ہو جاتی ہے، باقی چیزیں بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمیں چاہیے کہ اس کو آہستہ آہستہ بہتر کیا جائے، ہر جگہ پر اس کو انڈر گراؤنڈ کیا جائے اور زیر زمین کیا جائے، یا کوئی بھی طریقہ اس کا جو بہتر جو دنیا بھر میں ہے. اور اسی طرح جو نالوں کی صفائی پہ توجہ دینی چاہیے. ہمارے جو بلدیاتی نظام ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ خالی الزامات دینے کے علاوہ خود کام نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اپنی جگہ پر سب اپنا رول ادا کریں تو اس مصیبت سے نکلیں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جب بھی بارش زیادہ ہوگی یا قدرتی طور پر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر وہ پانی کھڑا ہونا ہی ہے، اس کو کسی بھی صورت میں نہیں روکا جا سکتا. لیکن ہم اس کے لیے بہتر انتظامات کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. قطع کلامی کی معافی چاہوں گا. بارش یہاں بھی ہوتی ہے، یہاں کیوں نہیں پانی کھڑا ہوتا؟ یہاں کیوں گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا نہیں ہوتا؟ دوسری بات میاں صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے مراد علی شاہ کام کر رہے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو 2008 سے ہے. 12 سال سے لاہور کے اندر جو ہے بارش ہوئی ہے. میں خود لاہور میں رہتا ہوں اور سارا دن لائیو دیکھتے رہے اور کراچی سے زیادہ پانی وہاں پر تھا. ہمیں یہ نہیں، ہم ایشو بنا لیتے ہیں کراچی لاہور اور دوسرے شہروں کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دبئی کے اندر دنیا میں جتنا بہتر نظام دبئی میں ہے کہیں بھی نہیں ہے شاید. لیکن یہاں بھی جب بھی بارش ہوتی ہے تو میں خود کئی دفعہ گاڑی جو آدھی ڈوبی ہم گزار کے لے کر گئے ہیں، یا کئی سڑکوں سے ہم گزر نہیں سکے. تو جب کبھی زیادہ قدرتی طور پر بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ چیزیں آٹومیٹک ہوتی ہیں. اور دوسرا، ہمارے شہریوں کو، ہمیں سب کو چاہیے کہ جب بھی کبھی اس طرح کی صورتحال ہو تو ہم گھروں میں بیٹھیں. اس وقت کو ضروری نہیں ہمیں سفر کرنا یا باہر نکلنا. ہمیں خود بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ایک پوری دنیا میں پورا شہر ڈوبا ہوا ہے، پاکستان بھر میں بارشیں جب زیادہ ہیں تو بہت کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر تو آپ باہر نکلیں. ادروائز ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں میں بیٹھیں. لیکن ہمارا جو بجلی کا نظام ہے، اسپیشلی میں اس پہ کہوں گا، اس کی بہتر صورتحال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پر کام کیا جائے. پورے پاکستان میں چاہے کوئی بھی حکومت ہو، سندھ گورنمنٹ ہو یا دوسرے صوبے ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو پوری طرح بہتر کیا جائے تاکہ جو دنیا کے سٹینڈرڈز ہیں، جس طرح الیکٹریسٹی ملتی ہے تو لوڈ شیڈنگ تو ہوتی ہے، ساتھ میں یہ بھی عذاب جھیلنا پڑتا ہے لوگوں کو کہ بارش کی وجہ سے بجلی بند ہو گئی ہے، تو اس سے اور بھی لوگوں کے جو معاملات خراب ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں الزامات دینے کی بجائے چاہیے، اسپیشلی میں سارے جو گورنمنٹ میں ہیں لوگ ان کو کہوں گا چاروں صوبوں میں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر کام کریں اور بلدیات. اچھا کاشف صاحب، آپ یہ بتائیں مجھے ذرا کہ سویڈن کی کیا صورتحال ہے؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم جتنے بھی سننے والے ہیں اردو پوائنٹ کے ویورز ہیں. اس کی ضرورت ہے کہ یہ کام جو بلدیاتی اداروں کا وہ کریں اور وہ بھی اس میں اپنا رول ادا کریں تاکہ عوام کو اس مشکل حالات سے دوبارہ بات کرتے ہیں آپ سے اور بہتر انتظامات کر کے. یہ میاں صاحب لگتا ہے سنتے نہیں ہیں، ہماری سن نہیں رہے. میاں صاحب پیپلز پارٹی پہ بات آئی ہے تو میاں صاحب کدھر سنتے ہیں پھر؟ میاں صاحب 1 منٹ دیں، ذرا بات کرتے ہیں. اچھا جی، سویڈن کے حالات ذرا بتائیں. آپ تو پاکستان میں رہ کر گئے ہیں، آپ بتائیں جی. سب سے پہلے تو السلام علیکم جتنے بھی اردو پوائنٹ کے ویور سننے والے ہیں ان کو سب کو السلام علیکم. اور بہت بہت شکریہ شاہد نذیر صاحب، آپ نے مجھے دوبارہ پھر ایک موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آ کے سویڈن کے بارے میں بتا سکوں. اور میرے ساتھ اسی طرح سویڈن سے بہت قابل اور بہت اچھے ہمارے انکل ہیں ڈاکٹر عارف کسانہ صاحب، وہ بھی موجود ہیں اور مجھ سے وہ زیادہ ان کے اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں سویڈن میں ہر لحاظ سے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کو مزید بتا سکیں گے. تو جہاں تک سویڈن میں بات کرنے کا مقصد ہے، ایک تو پاکستان میں جو الزام تراشی بہت زیادہ ہے، پہلے تو میں اس حوالے سے بات کروں، اور کام بہت کم ہے.
जैसे बारिशें तो हर साल होती हैं, पिछले साल भी यही सिचुएशन हुई थी, उससे पिछले साल भी यही सिचुएशन हुई थी, लेकिन इनको जितने भी सियासतदान हैं इनको अभी जाके याद आता है बारिशों में कि हमने कुछ नहीं किया, फलाने ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो सोचते नहीं है कि हमने क्या किया है। तो इस वजह से जहां तक अगर स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में आप देखेंगे कोई आपको नाली वगैरह नजर ही नहीं आएगी। उनका इतना अच्छा सिस्टम है कि ये पानी जो भी है रिसाइकलिंग करते हैं, जो भी पानी आपका जाता है गली से मीन के जाया होता है बारिशों का पानी, इनको रिसाइकल करके वही घरों के लिए यूज किया जाता है। तो इनके ये बहुत ज्यादा इनका अच्छा सिस्टम है स्वीडन में। और हर चीज की जो है जितना भी आप जाया करेंगे जो भी करेंगे, एक तो जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में घरों में बाहर खड़ी गाड़ियां खड़ी करके आप गाड़ियां धो सकते हैं, ये कर सकते हैं, इनके लिए इन्होंने सिस्टम बनाया कि इस जगह पे आप गाड़ी धो सकते हैं, इस जगह पे इतना कर सकते हैं। इवन कि यहाँ पे सर्विस स्टेशन भी हैं, उन्होंने को भी आके उन्होंने कमेटी वाले कम्यून वालों ने चेक करना होता है कि ये बाकायदा ये कर सकते हैं काम इधर या नहीं कर सकते। तो इसी वाले से पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तान में वो कहते हैं जहां गंद आता है वहां ही फेंक देते हैं, जैसे मेरे काफी ज्यादा भाई हैं, मैं भी अपनी बात करूं तो मैं भी ऐसा ही हूं। तो इस वजह से एक सिस्टम के साथ है, पाकिस्तान में भी चाहिए हमें कि सिस्टम इस तरह का बनाना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि स्वीडन में इस जैसे कंट्री में, इसी वजह से इन जैसे कंट्री यूरोप में जितने भी हैं तो इनका सिस्टम जो है पानी के लिहाज से बिजली के हवाले से वो बहुत अच्छा है। इवन कि यहाँ पे बिजली अगर उन्होंने 5 मिनट के लिए इवन तो बंद ही नहीं होती, अगर कोई भी वेंटिलेशन या किसी चीज का घर में भी काम करना है या किसी जगह पे भी काम करना है तो आपको 1 महीना पहले नोटिस आ जाता है कि फलानी जगह से फलाने टाइम से लेके फलाने टाइम तक हमने बंद रखनी है, ये चीज मसला है और इतने चीज में मसला हल होगा। और पाकिस्तान में तो वो है ही नहीं है, तो एक दफा वो सिस्टम की एक्यूरेसी है वो आप लोगों ने बनाना है, आप लोगों ने कहना है तो बनेगा ना। अब बाहर से तो कोई आया, बाहर से आकर तो किसी ने बनाना, आप तो एंजॉय कर रहे हैं बाहर बैठे हुए कि ना सैलाब है ना उस तरह के अब मनाजर है। अब कराची वालों को देखें कितने खतरनाक हालात है, बहुत सारे लोगों के पास सांप है, घरों में सांप पाले हुए हैं, मगरमच्छ पाले हुए हैं, कुछ लोगों के पास शेर है। वो इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया कि पानी के साथ अगर वो भी बाहर निकलेंगे तो उससे तो ज्यादा हालात होने का खतरा है। बिल्कुल। ये मैं सब अभी एक ना रिसेंटली एक न्यूज सुन रहा था तो कराची से थी, एक बहुत बड़ा कराची का मार्ट था, तो उनके पास 400 लोग काम करते हैं और वो साहब जो कह रहे थे कि उनका वो उनके बकौल उनके वो कह रहे थे कि हमारा से 40 से 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया सिर्फ इस बारिश की वजह से, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक्स और सब चीजें इनके सैलाब के साथ पानी के साथ खराब हो गई हैं। तो इसी तरह अभी उनका हो गया और इनका अभी तक कोई गवर्नमेंट ने देखें वो एक बंदे का नुकसान हुआ है। तो इसी तरह पूरा कराची है, पूरे कराची में अगर आप देखें तो कितने ज्यादा नुकसान होगा लोगों का, अरबों के हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ है। तो इस तरह के कुछ न कुछ हुकूमत को सोचना चाहिए। हसीब साहब हमारे साथ यूके से मौजूद हैं, बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। हसीब साहब जरा बताइए हमें कि बरतानिया में भी सैलाब आता है, बारिशें होती हैं और वहां भी इंग्लैंड में जो बड़ी बदहाली की सूरत हाल पैदा होती है, आप जरा हमें बताएं कि बरतानिया में ऐसे हालात अगर पैदा हों तो क्या इंतजाम किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब और बाकी सारे पैनल के जितने मौजूद मेहमान हैं सबका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शाहिद साहब, जितनी बारिश बरतानिया में होती है, मैंने अपनी लाइफ में अब तक तकरीबन कोई 15 से 20 ममालिक घूम चुका हूँ और किसी मुल्क में इतनी बारिश मैंने नहीं देखी जितनी बरतानिया में होती है। कोई ऐसा दिन मुश्किल से साल में गुजरता होगा जिस दिन थोड़ी बहुत बारिश ना होती हो और अमूमन जो है पूरा दिन बारिश होती है। अभी भी बात करें तो शदीद बारिश जो है जारी है, पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आपको रोडों के ऊपर बहुत कम जो है पानी नजर आएगा। सिर्फ उन्हीं सूरत हाल में सैलाब आता है बरतानिया में जब अभी 3 से 4 माह पहले एक दफा ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि तकरीबन 1 महीने में जितनी बारिश यूजुअली होती है उतनी बारिश 1 दिन में होगी। तो अब उसकी जो पानी के निकलने का इंतजाम है उसकी भी एक लिमिट है। तो उसी दौरान मुझे एक नया फिनोमेना, हालांकि मैं सारी लाइफ यहाँ पे रहा हूँ, लेकिन मुझे एक नया फिनोमेना देखने को मिला कि यहाँ पे पानी क्यों नहीं नजर आता। मैंने उस पर बल्कि एक पैकेज भी किया उर्दू पॉइंट के साथ ही कि जब कोई भी बिल्डिंग बड़ी बनने जा रही होती है, कोई भी बड़ी इमारत बनने जा रही होती है, तो उसको पहले खोदा जाता है। खोद के तकरीबन 10-10 फुट चौड़े पाइप जो है उनको एक सीक्वेंस में जिग-जैग बना के ऐसे आपस में इंटरलिंक करके डाला जाता है। वो डालने का मकसद ये होता है कि जब बारिश होती है तो उनके अंदर प्रॉपर मशीन्स लगी होती हैं जो पानी को जल्दी से जल्दी अपने अंदर सक करती है और पूरी इमारत, जितनी बड़ी इमारत होती है उसके नीचे तकरीबन पाइपों का एक स्विमिंग पूल बना होता है
جس میں اس پانی کو سٹور کیا جاتا ہے اور اس سٹوریج سے بعد میں جو نالیاں ہیں ان کو لنک کیا جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑا تھوڑا پانی ایک وقت میں باہر نکلے تاکہ سیلابی صورتحال پیدا نہ ہو, کہیں پہ بلاکیج نہ آئے. دوسری سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 70 سے زائد سال ہو گئے ہیں, ہم بلیم گیم جو ہے اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. حکومت بالکل ان کی ذمہ داری ہے اس کو مینٹین کرنا بنانا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایز اے عوام ہماری بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے. جیسا کہ ابھی سویڈن سے بھائی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جہاں ہمارا دل کرتا ہے ٹینک دیتے ہیں. چلیں لاہور کو پیرس بنا دیا گیا, نو ڈاؤٹ کہیں خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ٹھیکوں میں پیسے بھی مارے گئے, اس پہ کوئی شک نہیں, لیکن کسی حد تک عوام بھی جو ہے وہ رسپانسبل ہے. یہاں پہ آپ کو ایک شخص کسی کا قتل کر دے تو وہ اتنا ہی قصوروار ہے جتنا وہ ایک ریپر گاڑی سے چلتی گاڑی سے باہر پھینک دے, اور اس کو باقاعدہ آخری دم تک پرسیو کیا جاتا ہے, جرمانہ کیا جاتا ہے اور نشان عبرت بنایا جاتا ہے. پبلکلی جو لوکل ہر شہر کے اخبار ہیں ان میں اس کی تصویر دی جاتی ہے کہ اس کرائم کے بدلے, گن پھینکنے کے بدلے اس شخص کو اتنی سزا ہوئی ہے یا اتنا جرمانہ ہوا ہے تاکہ ان کو ایک نیم اینڈ شیم کیا جا سکے اور آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے. بچوں کو اسکول لیول سے سکھایا جاتا ہے کہ یہاں پہ گن نہیں پھینکنا, ان کی ایک تربیت کی جاتی ہے. گو کہ حکومت کا کام ہے, ہر صوبے میں ڈفرینٹ حکومت ہے, پی ٹی آئی سے لے کے پیپلز پارٹی, نون لیگ, ہر حکومت نے اپنے اپنے دور میں ڈفرینٹ صوبوں پہ کام کیا, تو ان کی رسپانسبلٹی تو ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام جو ہے, حکومت کا کام ہے انفراسٹرکچر بنانا, ایک ایسا سیٹ اپ بنانا کہ جس کے ذریعے عوام کی ہیلپ کی جا سکے, لیکن عوام کا کام ہے اس کو مینٹین کرنا اور اس کا خیال اس طرح رکھنا جیسے وہ ان کا اپنا گھر ہے. کہ ڈونٹ فرگیٹ وہ جو پیسہ لگتا ہے اس انفراسٹرکچر پہ وہ عوام کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ ہوتا ہے, حکمران اپنی جیب سے نہیں دیتے. تو اس لیے ہمیں یہ اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو کہ یہ جو سارا ملک ہے, یہ جو سارا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے سرکاری خرچے پہ, وہ آپ کی جیب سے نکل رہا ہے اور اس کا فائدہ بھی آپ لوگوں کو ہوگا تاکہ جب بارش ہو روڈوں پہ پانی نہ آئے, حسیب صاحب متاثر نہ ہو. جی بالکل ٹھیک ہے حسیب صاحب. ڈاکٹر عارف کسانہ صاحب بہت سینئر اور تجزیہ کار ہیں اور انہوں نے چونکہ سرکاری انتظامات کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے, انہیں پتہ ہے سرکار کیسے کام کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے ذرا کہ یہ جو کراچی کی بنیادی طور پہ جو صورتحال ہے, کراچی کے اندر جس طرح پانی جو ہے بھر چکا ہے اور سیلاب کی کیفیت ہے اور کوئی علاقہ نہیں بچا کراچی سے, کراچی میں اس وقت جو صورتحال ہے, آپ کیا کہتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ایڈمنسٹریشن کی ناکامی ہے, پولیٹیکل فیلئر ہے, پولیٹیکل گیم ہے کوئی, یا اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ عوام جو ہے وہ کوڑا کچرا وہاں پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا؟ صرف عوام کو ہم کہہ دیں کہ عوام کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. جی السلام علیکم جو صاحب, میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے پینل میں جو شرکاء ہیں اور جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور یہ ٹی وی چینلز پہ بھی اسی طرح کی جو ہے وہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, اور ہمارے دوستوں نے بھی بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا. ان کی باتوں کے ساتھ تائید کرتے ہوئے بھی کاشف سویڈن کے حوالے سے بات کر رہے تھے یا یو کے کی بات ہو رہی تھی. آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے اور اس کا حل کیا ہے. میں چند منٹ اگر آپ مجھے دیں گے تو میں پوری اپنی گفتگو کو کنکریٹ حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا, کیونکہ جو بلیم گیم چل رہی ہے کہ یہ چیف منسٹر سندھ کی, یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, میں کہتا ہوں کسی کی بھی گورنمنٹ ہوتی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی, نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی, یہی ہونا تھا. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دو بڑی مین وجوہات ہیں ہمارے پورے سسٹم کی فیلئر کی. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں پروفیشنلزم نہیں ہے. یہاں سویڈن میں, یورپ میں جو ہے وہ اتھارٹیز بنی ہیں, وہ اتھارٹیز پروفیشنل لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہیں. مثلا ہیلتھ اتھارٹی, ہیلتھ میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے, فوڈ کی اتھارٹی میں وہ لوگ ہوں گے جن کا نیوٹریشن یا فوڈ انہوں نے اسٹڈیز کی ہیں. اسی طرح انوائرمنٹ کی اتھارٹی, سویڈن میں تقریباً 300 کے قریب جو ہے وہ اتھارٹیز ہیں. اتھارٹیز انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہیں, گورنمنٹ ان کو اپنی پالیسی دیتی ہے کہ ہماری پالیسی ہے یہ ہے, اس کے بعد گورنمنٹ نے اس میں مداخلت نہیں کرنی. پاکستان میں پروفیشنلزم نہیں ہے. پاکستان میں ساری کی ساری ملک کو رن کرتی ہے آپ کی سی ایس پی کلاس. سی ایس پی میں 7-8 جو ہے وہ گروپ ہیں. کوئی آدمی بھی جو گریجویٹ ہے وہ اگر سی ایس ایس کر دیتا ہے تو وہ ان سروسز میں آ جاتا ہے. ابھی ایک جو سیکٹری ہیلتھ ہے, کل کو وہ سیکٹری فارسٹ ہوگا, پرسوں آگے آنے والے سیکٹری لائف اسٹاک ہوگا. اب اس کو لائف اسٹاک کی الفبے کا علم نہیں ہے, اس کو فارسٹ کا کوئی علم نہیں ہے, اس کو انوائرمنٹ کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن وہ پورے محکمے کا ہیڈ ہے, اس کو رن کر رہا ہے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو سروس اسٹرکچر ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سی ایس پی کلاس کے بغیر ترقی کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں ہے, یہاں پہ کوئی سیکٹری نہیں ہے, لیکن ملک چل رہے ہیں. تو پہلی تو چیز ہے کہ پروفیشنلزم ہونا چاہیے. جیسے یہ انوائرمنٹ کا ایشو ہے,
इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुल्क की एक अथॉरिटी हो जो कि इन चीजों को देखे। देखिए जिस खिते में हम रहते हैं पाकिस्तान में, वहां पे ये पहली दफा सैलाब नहीं आया। हम बचपन से सुनते हैं, सालों साल सैलाब आते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को ड्रॉ करें पाकिस्तान के, तो 5-7 साल के बाद एक बड़ा सैलाब आता है और इसके बाद छोटे छोटे आते हैं, मुख्तलिफ इलाके इफेक्ट होते हैं। तो पहली तो चीज ये है कि उनको इस चीज का इल्म होना चाहिए। वहां आ जाके होता ही है कि आपने इमरजेंसी मेजर्स रखे। आप आर्मी को लेके आएंगे गंद साफ करने के लिए, दुनिया के किसी मुल्क की मुझे मिसाल बताइए कि वहां के सिटी का गंद साफ करने के लिए फौज को तलब किया गया है। लाहौर के शहर में अपना गंद तलब करने के लिए आपने तुर्की की कंपनी को बुलाया। पाकिस्तानी हालांकि कहते हैं कि सफाई में सभी ईमान है। मैं यहाँ स्वीडिश अखबार में कल एक रिपोर्ट पढ़ के हैरान रह गया, मेरे बेटे ने भी मुझे बताया कि पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया। अफ्रीका के मुल्कों से दुनिया के सिर्फ 2 मुल्क ऐसे रह गए जहाँ से पोलियो खत्म नहीं हुआ, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान में दुनिया का नाम है, हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाया है। हमने हाँ ये जरूर लिखाया है कि पाकिस्तान से पोलियो खत्म नहीं हुआ। तो इसकी वजह एक तो हमारे सिस्टम में फेलियर है, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, वो अथॉरिटीज होनी चाहिए जो इसकी जिम्मेदार हो। दूसरी चीज, ये तमाम जो काम है तकरीबन लोगों के, पाकिस्तान हो, यूके हो या स्वीडन, लोगों के जो 80% काम है वो लोकल गवर्नमेंट के होते हैं, बल्दिया के होते हैं। ये बल्दिया का काम होता है सफाई करना और वहां पे जो सड़कें बनाना, वहां पे नालियां, ये सारा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जमहूरियत सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट का नाम है। और ये भी एक बड़ा एक अजीब अलविया है कि 3 दफा पाकिस्तान में जो लोकल गवर्नमेंट आई है डिक्टेटर्स के दौर में आई है। जनरल अयूब के दौर में आई है, जनरल जिया ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए और मुशर्रफ ने कराए। तो जब भी पाकिस्तान कसाना साहब ये हमें अब इतनी पुरानी तारीख में मेरे ख्याल नहीं जाना चाहिए, अब आगे की बात करनी चाहिए। अयूब खां के दौर में ना मोबाइल थे, ना ये मौजूदा दौर की सहूलतें थी। अब बहुत आगे आ चुके हैं। अयूब खां भी अपना काम करके, भी अपना काम करके, सब ने अपने अपने दौर में पाकिस्तान की तरक्की में जितना किरदार अदा करना था करते रहे। अब हम मौजूदा दौर में हैं। आज के दौर में कौन सी इतनी रॉकेट साइंस है कि वो अगर तामीराती काम करना चाहें तो ना कर सके। दुबई में आप ले लें, फ्रांस में ले लें, जहाँ भी चाहे मिनटों के अंदर। तो आप चीन की मिसाल ले लें, वो कितने 146 मिनटों के अंदर जो 1 रोड 1 मैप जो बनाने जा रहा है, कितनी तेजी से ये काम लोग करते हैं। हमें तो अब मौजूदा दौर में काम करने की जरूरत है। तो मौजूदा दौर के जो हालात है, आपने जो सवाल आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर जो एक बात की है वो बड़ी अहम की है कि फौज जो है वो गंद साफ करने के लिए हम उसको बुला लेते हैं, कभी पॉलिटिकल गंद के लिए और कभी जो शहरों के अंदर जो कूड़ा कचरा जो पैदा होता है और उससे सैलाब आते हैं, नाले बंद हो जाते हैं, उस मकसद के लिए भी हमने फौज को इस काम के लिए रखा हुआ है। बहरीन से हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के नुमाइंदे भी हैं और पीटीआई गल्फ के बड़े ओहदेदार भी हैं। हनीफ साहब से, मलिक हनीफ साहब से हम पूछते हैं, जी बताइए, मौजूदा दौर में तो अब आपकी हुकूमत है, नया पाकिस्तान आपने देना था, तो पाकिस्तान से भी अबतर होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। थोड़ी चीज पर रोशनी डाले। कराची तो आपका भी शहर है, पीपल्स पार्टी का तो नहीं है सिर्फ, ये तो पाकिस्तान का शहर है और यहाँ तो सारा जितना भी आप देख से इक़्तिसादी हब है हमारे। कराची के अवाम ने पीटीआई को बिला शिद्दत मैंडेट दिया है। थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताएं कि बहरीन में अगर बारिश या सैलाब आ जाए या कोई ऐसी सूरत हाल हो तो वहां क्या होता है? सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर बहरीन की मैं सिचुएशन डिस्कस करूं। यहाँ कोई अब अगर बारिश आ जाती है, बारिश कभी कभार होती है, इन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट किया होता है। एक तो इनका सीवरेज सिस्टम अच्छा है, उसमें अगर आती है तो 1-1.5 घंटे बाद वो सारे रोड क्लियर होते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि सर हम आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। सर पाकिस्तान में मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। कराची का ये सिस्टम ये डैमेज क्यों हो रहा है, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, इसकी मेन काजेज क्या है? मेन काजेज सर मैं आपको बताऊं, जामे और मुख्तसर बात कीजिए क्योंकि मुख्तसर सर मैं मुख्तसर में आ रहा हूँ। तो टोटल सर इसमें 64 जो बड़े नाले हैं उनके साथ छोटे छोटे नाले कनेक्टेड हैं। जो छोटे नाले हैं वो 64 में जाते हैं, 64 से कनेक्ट होके फिर इससे जितना भी सीवरेज प्लस आपका ये सी में जाना है। उसमें क्या हुआ था सर कि मैं आपको बताऊं कि केटीए ने 1958 में जनरल अयूब साहब के दौर में एक बड़ा अच्छा काम हुआ। तो उन्होंने रोड के साथ 2 डिफरेंट दिए थे, एक ड्रेनेज था, एक सीवरेज था। ये हर रोड के साथ 2 नाले जा रहे थे। जहां तक रोड जा रही थी वहां तक इन्होंने जाना था, आगे कनेक्ट होना था इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से।
फिर जो गवर्नमेंट उनकी गई है उसके बाद जहां तक ये रोड गया वहीं तक ये स्टॉप हो गए। जब ये स्टॉप हो गए, पीछे से पानी का प्रेशर जाता है, आगे नाला स्टॉप है, तो ऑटोमेटिकली ये पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद सर फिर 1980 में वर्ल्ड बैंक ने और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के साथ मिलके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, एक फंडिंग जारी हुई थी। उनका यही प्लान था कि ये जो नाले हैं इनको कनेक्ट करके, जो पहले अयूब खान के दौर में बने हुए थे, इनको हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाएं। ये सारा जब लाइन अप हो गया तो पीछे जो हमारी साइंस थी या जितने हमारे माहिरीन थे, उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये पानी जो एम्प्टी वहां पे सीवरर रख रहे हैं उस पे पानी कैसे जाएगा, उस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो सारा प्रोजेक्ट उधर का उधर रह गया। ये देख लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में 2-3 दफा उन्होंने कहा ये नाकामी की वजह से ये नहीं हो रहा। एक तो ये हो गया। दूसरा सर हम चलते हैं पीटीआई के दौर में 4 माह पहले इसकी एक अलार्मिंग इशू हुई थी। ये एक बारिशें आने वाली हैं, इसके लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाए। सर कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। 2 नाले पीटीआई गवर्नमेंट की वफाकी हुकूमत ने ये 2 नाले जो थे क्लीन करवाए थे, उसके बाद पीपल पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, उसके बाद सर ये स्पेल नंबर 6 है, अभी स्पेल नंबर 7 जो रेन का है, बारिश का, वो अभी आना है, वो एक्सपेक्टेड है संडे से। जैसे ये सिचुएशन चल रही है तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे, अल्लाह ताला खैर रखे कि हालात अच्छे हो जाएं। बाकी लुक लाइक जो कंडीशन लग रही है, कोई इतने अच्छे हालात जो अब लग रहे हैं, ये पानी भी खुश्क नहीं होगा, दूसरी बारिश आ जाएगी संडे से। तो ये तो सर सूबाई हुकूमत को करना चाहिए। वफाकी हुकूमत उनको एडवाइस कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। तो अगर वो खुद नहीं करेंगे तो पीपल पार्टी के चेयरमैन साहब कहते हैं ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, तो ये हल नहीं। उनको एक कितनी देर से अगर हुकूमत कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ एक प्लान करके उसको अगर सपोर्ट चाहिए वफाकी हुकूमत से, वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर मुल्क के अंदर कोई तबाही या बर्बादी का कोई समा हो, हालात खराब हो, तो वफाकी हुकूमत को इंतजार में बैठना चाहिए? हालांकि देखे ना, पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने बनाया हुआ है ना, एनडीएमए बनाया हुआ है, उसके बाद पीएमडी है, उसके बाद फ्लड मैनेजमेंट का मिनिस्ट्रीज का शोबा है, सैकड़ों और दर्जनों ऐसे बड़े अहम इदारे हैं जो ऐसी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए बैठे हुए हैं। ये तो इंतजार में तो नहीं बैठ सकता कि वफाकी हुकूमत को समरात मिले कराची के, उसके फंड्स में से, उसकी इक्तिसादियत में से, तो कराची में सैलाब आ जाए तो वफाकी हुकूमत नहीं बैठ सकती किसी सूरत में। बड़ा मैंडेट है सर, बिल्कुल ऐसा है। अगर सर देखिए, आप एक घर के मालिक हैं, आप एक घर को लुक आफ्टर कर रहे हैं, आपकी परमिशन के बगैर आपका काम नहीं कर सकता। जी शाहिद साहब, देखिए जो पीटीआई की प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि ये सिर्फ बात करते हैं इल्जामात लगाने की और उस पे बदल जाने की। एक तो ये है कि ये इसमें भाई मेरे कोई शक नहीं कि जब बारिश ज्यादा आती है तो पानी ज्यादा ही आता है। ये 12 मौसम नहीं साल में हो जाते जो खान साहब कहते हैं, और ना ही जर्मनी से चाइना को मिला देते हैं। तो लिहाजा इस पर नहीं बात हमें करनी चाहिए। हमें चाहिए कि इसके लिए बेहतर इंतजाम कैसे हैं, तो सब की ज़रूरत है। कराची की जब आप बात करते हैं तो कराची में 16 से ज़्यादा जो सीटें हैं पीटीआई के पास है। कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उन पर जिम्मेदारी है और उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, बेहतर इंतजाम करें, ताकि उस पे कैसे कंट्रोल किया जा सके। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। शाहिद भाई, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी, आप बिल्कुल, आपको 2 मिनट क्या 3 मिनट देते हैं। जी बताइए, जर्मनी से। लेकिन जब आपको चाहिए कि नाले जो उनको पक्के करें, उनकी सफाई करवाएं, और ये जहां पर भी हुकूमत है उसको करना चाहिए, ताकि बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी जो अवाम सर, ये पीपल पार्टी को करना चाहिए ना, ये हुकूमत सिंध में पीपल पार्टी की करना नहीं चाहिए। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, जैसा कि मैंने अभी कहा कि पूरा दिन और रात जो है वो पानी के अंदर खुद भी घूम रहा है। और सर पानी से घूमने से नहीं होता ना, उसको सर प्रैक्टिकली कोई प्लान करके आना चाहिए। ये तो फोटो सेशन वाली बात है ना मियां साहब, बहुत माजरत के साथ। शहबाज शरीफ को भी हम देखते थे, वो लॉन्ग बूट पहन के पानियों में खड़े हो जाते थे, तो पानी तो आज भी खड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ की नहीं, लाहौर में उनके बूट का ये कमाल है कि लाहौर के अंदर पानी इतना नहीं खड़ा। मियां साहब ने बूट का ये कमाल है कि लाहौर के अंदर इतना पानी खड़ा नहीं रहता, बारिश होती है और पानी निकल जाता है 1 घंटे के अंदर। मैंने जो वीडियो भेजी और देखी और सब टीवी चैनल जी बिल्कुल देखी है, वो शुरू में हुआ है, ऐसे ही शुरू में हुआ है, नहरें चारी इसी तरह कराची में भी शुरू में हुआ है, 1-2 घंटे के लिए हुआ है, उसके बाद लाहौर से पानी निकल गया। लाहौर में पानी नहीं ठहरा इतना ज्यादा। वो सड़कों पे घूमते रहे, इंतजाम करते रहे,
लेकिन फिर भी बेहतरी की जरूरत है, और वो जरूरत नहीं जी, बुजदार साहब ने बहुत मेहनत की है। आप उनकी सफाई कराएं, बल्दियाती निजाम को बेहतर किया जाए। सर सरबराह को घूमना नहीं चाहिए, सरबराह को प्लान करके नीचे एक प्लान देना चाहिए, जो नीचे वाले अहदेदारान है उन्होंने करना है ये सारा काम। हमने मेरे ख्याल में अपना सियासत की तरफ ले गए हैं सारा, ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुबीन साहब आप बताना चाह रहे हैं जर्मनी के हवाले से कोई काम की बात बताएं नहीं, मैं हमें। कराची के हवाले से कहूंगा, जब बात कराची और कराची की बारिशों की होगी तो देखें मसला कराची का है, कराची की ओनरशिप नहीं। सिंध गवर्नमेंट है, जनाब मुराद अली शाह सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कराची से कितना ताल्लुक है? वो सिंध सेक्रेटरीट में होते हैं, जीते वो इंटीरियर सिंध से, ठीक है। पीटीआई की इस वक्त 14 सीटें हैं कौमी असेंबली की, पीटीआई के लोग कहाँ हैं? पीटीआई के लोग कहाँ पर हैं इस वक्त? में बैठा है तो वो भी सिंध में 12 साल से हुकूमत है ना मियां साहब, 12 साल से पीपल्स पार्टी वजह शिरकत गैर सिंध की मालिक है। ले मेरे प्रोग्राम का टाइम जो खत्म हो गया है, और ये आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात पे तो मुतफिक हैं कि ये पॉलिटिकल फेलियर की है, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की है। यूरोप में या अरब के मुल्कों के अंदर ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम के अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे होंगे तो यहाँ भी हमें वही समान नजर आएगा। एक इख्तिलाफी पहलू है, जमहूरियत का हुस्न है, वो अपनी जगह इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए मुल्क की बात करनी चाहिए, किसी शहर की बात नहीं करनी चाहिए। मियां साहब ने भी कहा इस वक्त मिलजुल कर सबको काम करने की जरूरत है, पाकिस्तान को इस बुहरान से बचाने की जरूरत है, कराची को बचाने की जरूरत है। इसके साथ भी आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।